अभी बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी बच्चों के निर्माण से संबंधित, तो मैंने सोचा थोड़ी बातें आज बच्चों से संबंधित कर लें। ये देखो गर्दन घुमा रहा है, वो बातें कर रहा था, उधर से वो उठ करके आए, उनको हिलाया, पीछे बिठाया तो फिर थोड़ा सा, इसी को क्या बोलते हैं? अनघड़। इसको क्या बोलते हैं? अनघड़। अनघड़ का मतलब क्या होता है? जो अभी घड़ा गया नहीं है। अनघड़ का मतलब क्या है? जो अभी घड़ा गया नहीं है, अर्थात जिसका अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है। और जब तक विद्यार्थी होता है तब तक उसका पूरा निर्माण नहीं होता। अभी हम क्या हैं? अभी हम पत्थर जैसे हैं, और अभी हमारे ऊपर छैनियाँ हथौड़ी पड़ रही हैं। कभी उधर आपकी मैडम बैठी है वो देख रही है, कभी उधर आपके कोई बड़े व्यक्ति बैठ रहे हैं वो उठे हुए हैं, आते हैं, आपको चोट देते हैं, एक कंक्रीट अलग निकालते हैं, फालतू की चीज़ जो आपके भीतर बड़ी पड़ी है। आपके घर के अंदर आपके माता पिता आपको टोकते रहते हैं, चोट देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये करो वो करो, करते रहते हैं ना। वो क्या करते हैं? आप लोगों के अंदर से वो डस्ट, जो फालतू की चीज़ें हैं, कूड़ा कचरा है, उसको आपके अंदर से उतार करके बाहर फेंक रहे हैं। एक कारीगर क्या करता है? कारीगर पत्थर को लेकर के क्या करता है? पत्थर के अंदर कौन होता है? पत्थर के अंदर मूर्ति देखी है ना कभी? कोई भी पत्थर उठाओ, उसको देखो एक बार, और देख करके आप सोचो कि अरे इसके अंदर भी मूर्ति होगी क्या? अगर मूर्ति होगी तो इसमें कौन सी मूर्ति होगी? एक पत्थर के अंदर कौन सी मूर्त हो सकती है? हाँ, पत्थर के अंदर कौन सी मूर्त हो सकती है? पत्थर के अंदर सब वो मूर्त हो सकती हैं जो आपको दिखाई दे रही है। पत्थर के अंदर से भगवान भी निकल सकते हैं, पत्थर के अंदर से शैतान भी निकल सकते हैं। निकलते हैं ना। उस पत्थर की मूर्त राम की भी बन सकती है, और उस पत्थर की मूर्त रावण की भी बन सकती है। उसमें कृष्ण भी उतना ही है और उसमें कंस भी उतना ही है। बस उकेरने वाले की बात है, वो किस भावना से उसको उकेर रहा है। उसकी छेनी और हथौड़ी कितनी पैनी है और कितने बारीक कणों को उतारती है, उतनी ही सफाई से वो मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाने वाला अगर थोड़ा सा आलसी हो जाए ना, तो उस मूर्त को कभी नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी आलस्य के कारण थोड़ी चोट और थोड़ी छेनी ज़्यादा पड़ गई तो या तो उसकी गर्दन टूट जाएगी बनी हुई मूर्ति की, या उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। वो मूर्ति बनने वाली नहीं है। उस मूर्त के अंदर मैं भी हूँ, उसके अंदर पत्थर के अंदर मैं हूँ कि नहीं? मेरी मूर्त बन सकती है ना उस पत्थर से, आपकी भी बन सकती है। उस पत्थर में शेर भी है और उस पत्थर में कौवा भी है, उन सब चीज़ों में है। लेकिन जो बनाने वाला होता है ना, जिसको हम शिक्षक कहते हैं, जिसको हम माता पिता कहते हैं, जिसको हम आचार्य कहते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, उसका काम होता है वो उस पत्थर के भीतर क्या देख रहा है झांक करके, और उसकी हथौड़ी और छेनी की चाल किस तरह की है, उसके भीतर से वही निकल आता है। तो अभी आप लोग पत्थर जैसे हो, बिल्कुल। अभी आपके ऊपर चोटें गिर रही हैं, और ये चोटें गिरनी बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चे के अंदर बचपना नहीं होगा ना, अगर उसके उस समय से पहले ही अगर सीधा आदमी बना दिया जाएगा तो वो अब उससे ऊपर और नहीं बन सकता। मैंने सुनी है एक छोटी सी कहानी, मैं आज कहानियाँ आपको सुनाता हूँ, छोटे बच्चों के लिए है। एक दरबार के अंदर बड़ा सुंदर कवि था, और वो इतना सुंदर कवि था, इतनी अच्छी कविताएं लिखता था। जब राजा उसकी कविताएं सुनता था तो मन से अपने राजभवन के ऊपर, अपने राज सिंहासन के ऊपर से खड़ा होकर के अपनी माला निकालता और कहता, लो कविराज, तुम्हारे को मैं पारितोषिक देता हूँ।
तुम अद्भुत कवि हो, तुम्हारे अंदर कंठ के अंदर तो वास्तव में वीणा की तरह सरस्वती बैठी हुई है, जिसकी वीणा साथ में बजती है और साथ में शब्द निकलते हैं। तुम्हारी वाणी क्या है, गजब है, पता नहीं संसार के अंदर तुम्हारा जैसा कवि है कि नहीं। वो राजा इसलिए कहता था कि वो कवि इतनी बड़ी बड़ी बातें राजा के लिए हाँकता था, बोलता था। वो कहता था कि महाराज आपके जैसा तो इस धरती पर पता नहीं कोई राजा है कि नहीं, कोई इतना उदार, इतना महामना, इतना कोई विद्वान राजा जिसके चेहरे के ऊपर सूरज जैसा ताप है, सूरज जैसी चमक है, चंद्रमा जैसी जिसके भीतर शांति भरी हुई है। महाराज आपके जैसा तो कोई राजा इस धरती पर नहीं दिखता। एक दिन वही कवि घूमते घूमते दूसरे राज्य के अंदर पहुंच गया और उस राज्य के लोगों ने उसको देखा, रहे ये तो फलाने राजा का कवि है और बड़ा ऊंचा कवि है। उसको पकड़ा और पकड़ करके उनके दरबार में ले गए। दरबार में जब लेकर गए तो सब मंत्री और सब लोग खड़े थे, बुला लिए गए थे, क्योंकि वो उसकी कवि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, यश था बड़ी दूर दूर तक। और उसको दरबार में खड़ा होकर के कहा कि भाई हमने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम सामने देख करके व्यक्ति के भाव पढ़ करके उसके ऊपर कविता बना देते हो। देखो हमारा महाराजा, हमारे देश का महाराजा सामने बैठा है, इनके बारे में कहो क्या कविता कहते हो। वो कवि ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आपके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, आपका शौर्य तो सारी दुनिया जानती है, आपकी तलवार की धारें किस राजाओं को नहीं पता, सबको पता है आपकी चमक क्या है। और महाराज आपके बारे में मैं कहने वाला कौन हूँ, मैं तो एक साधारण कवि हूँ, साधारण मनुष्य हूँ, आप तो पूर्णिमा के चांद हो, आपके सामने मेरी चमक क्या है। राजा ने कहा कि वाह वाह क्या कविता की है, और बहुत सी और बातें कही और उस दरबारी को धन दे करके वापस लौटा दिया अपने देश की तरफ। लेकिन जब अपने देश के अंदर आया और आकर के अगले दिन राजभवन के अंदर गया तो सारा राजभवन बैठा हुआ था, सब मंत्रियों की, सब जो वहाँ बैठे हुए लोगों की टेढ़ी नज़र उस कवि के ऊपर थी, बड़ी तीखी नज़र थी, आग निकल रही थी, मन करता था गर्दन काट दी जाए इसकी। सामने राजा बैठा था, राजा के चेहरे के ऊपर भी मुस्कान नहीं थी। राजा भी ऐसा देख रहा था जैसे कोई बड़ा अपराध करके आया हुआ व्यक्ति है और बस अब इसको तो एक ही दंड मिलना चाहिए और मृत्यु दंड है वो। कवि ने देखा चारों तरफ आज कोई बात नहीं है, आज स्वागत जैसी कोई बात नहीं है, सब दरबार के लोग स्वागत करते थे, लेकिन आज हो क्या गया है इस पूरे दरबार को। वो कवि आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके राजा के सामने झुक करके राजा को प्रणाम किया और एक मंत्री खड़ा होकर के कहने लगा तुम राजा के सामने झुकने जैसे नहीं हो। हाथ जोड़ के कवि ने कहा कि महाराज आप अपराध तो मेरा बताएं, मुझे इन टेढ़ी निगाहों से, इस ऐसे क्रोध से भरी निगाहों से मत मारें, क्योंकि मेरे भीतर इन निगाहों की, इन बुरी जो दृष्टि आपकी डल रही है उसका प्रभाव मेरे मस्तिष्क के ऊपर जा रहा है महाराज। वो कहने लगे कि तुम वहाँ उस राजा के दरबार के अंदर गए और तुमने राजा के दरबार में कविताएं पढ़ी और तुमने उसको पूर्णिमा का चांद कहा। अगर वो पूर्णिमा का चांद है तो हमारा राजा क्या है फिर। तुमने हमारे राजा का अनादर किया है, इसलिए तुम्हें एक ही दंड है और वो दंड है तुम्हारा मृत्यु दंड, सर काट दिया जाए तुम्हारा। लेकिन एक और बूढ़ा दरबारी बैठा था, वो उठ करके कहने लगा कि कविराज कोई बात नहीं, तुम ये बताओ अगर वो पूर्णिमा का चांद है तो आप हमारे राजा को क्या उपाधि दोगे, आप ये तो निश्चित करो। वो कवि हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज होगा वो पूर्णिमा का कवि चांद, लेकिन हमारे राजा तो दूज के चांद हैं, द्वितीया के चांद हैं। तो क्रोध और भर गया उन सब की आंखों के अंदर। दूज का चांद तो बड़ा छोटा होता है, बहुत पतली सी लेयर होती है, बड़ी छोटी सी चमक होती है, और वो पूर्णिमा का चांद। दरबार के अंदर बस क्रोध भर गया और क्रोध भर करके फिर उसने कहा कि महाराज आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। कहने लगे कि कवि अब तुम्हारी कोई बात सुनने जैसी नहीं है, बस तुम अंतिम अपराध कर चुके हो, अब तो तुम्हारा सर ही धड़ से अलग हो जाए।
वो कहने लगे महाराज क्षमा चाहता हूँ, मेरी बात तो पूरी सुन ली जाए। लेकिन राजा ने फिर भी, उसके उपकार थे, उसके ऊपर भरोसा था पहले से, और उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास कुछ समय है, बोलो क्या कहना चाहते हो। वो कहने लगा कि महाराज मैं गया निश्चित रूप से, और उसके बारे में स्तुतियाँ भी मैंने की, क्योंकि मेरा काम है राजाओं की स्तुति करना, और मैंने पूर्णिमा का चांद कहा उसको। और मैं कह भी क्या सकता था, मैं आपको दूज का चांद कहता हूँ, मुझे आपके भीतर वो चीज़ दिखाई देती है, मैं इसलिए कहता हूँ महाराज जो पूर्णिमा का चांद होता है वो पूरा होता है, अब उसके बाद उसमें बढ़ने की बनने की कोई कसर नहीं होती। वो उसको जो होना है वो हो चुका है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता वो व्यक्ति, क्योंकि पूर्णिमा के चांद के बाद में जो उसके बाद की जो कला है वो तो केवल प्रतिपदा जो आती है वो तो अंधेरी कला है, उसके भी बाद में तो उसको घटना ही घटना है। उसके बाद में घट करके एक दिन ऐसा आ जाता है, अंधेर छा जाता है और अमावस्या की रात उसके ऊपर से गुजरने लगती है। महाराज उसकी राजधानी के अंदर, उसके राज्य के अंदर जो विस्तार होना चाहिए था वो हो चुका है, उसकी सीमाएं जहाँ तक फैलनी चाहिए थी वो फैल चुकी हैं, उसका यश जितना ऊंचा जाना चाहिए था ऊंचा जा चुका है। लेकिन महाराज आपका जो यश अब जितना है वो तो अभी उस चांद की दूसरी ही कला है, अभी तो आपके पास में 14 रात और हैं, अभी तो आपके पास में 14 कलाएं और हैं जो आपको पता नहीं कहाँ तक लेकर के जाएंगी। मैं नहीं समझता कि इस राज्य के अंदर ही नहीं, मैं तो देखता हूँ आप जब पूर्णिमा तक जाओगे तो पूरी पृथ्वी भी आपके लिए छोटी दिखाई पड़ती है। महाराज आपकी तो बात ही क्या है। राजा ने जब वो बात सुनी चौंका और कहा कि भाई तुमने बात तो बड़े गजब की कही है, तुम वास्तव में कवि हो। ये बात तो उस दरबार की थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे बच्चे अभी अनगढ़ हैं, ये अभी दूज के चांद हैं, अभी दूसरी ही कला है इनके भीतर। अगर इनको ठीक ठीक छांटने वाला, ठीक ठीक काटने वाला, अगर ठीक ठीक इनके ऊपर चोट देने वाला हो तो ये पूर्णिमा तक पहुँचते पहुँचते इस दुनिया के और इस देश के बड़े सौभाग्यशाली बच्चे बन सकते हैं।